नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 सवाल। सबसे पहला, क्यों मंत्री भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं? दूसरी बात, क्या नीति आयोग की गरीब की नई परिभाषा से पेट भर जाएगा? और तीसरा, क्या मील आउट को देंगे कोई मील आउट सजा? तो सबसे पहले बात कर लें हम लोग मंत्री जी की फेक न्यूज़ फैलाने की। उससे पहले आपसे फिर एक बार आग्रह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो हमारे मेंबरशिप का प्रोग्राम है उसमें भी अगर मेंबर्स बन जाएंगे, जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन की बात है, वो कर लें, या वन टाइम असिस्टेंस भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले फेक न्यूज़ वाली बात। अब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैनफेयर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और उसके बाद उसको ट्वीट किया गया। और वो ट्वीट, सेम ट्वीट, वो तो एक फिक्स है, एक जैसे क्लासरूम से या फैक्ट्री से या कहीं से एक ट्वीट बन के आ जाता है। सेम ट्वीट हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब, अर्जुन राम मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, फिर पंकज सिंह जी, सुनील यादव जी, प्रहलाद सिंह पटेल, MyGovernment.India, MyGovernment.Hindi इत्यादि इत्यादि से सेम मटेरियल आपको मैं लगा दे रहा हूँ, को बार बार रीट्वीट किया गया। उसमें बताया गया कि कितना अच्छा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 1 लाख लोगों को रोजगार, इत्यादि इत्यादि। इस पे एक बॉबी नकवी की ने एक रिपोर्ट की है जो उपलब्ध है, फेसबुक पे सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीर उस ट्वीट के साथ अटैच की गई वो कौन सी थी, वो वायरल हो रही है इस समय। एक इराकी आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बीजिंग के एयरपोर्ट की डिज़ाइन की है। उनका नाम जहां हदीद है, इराकी बॉन्ड है। बीजिंग के एयरपोर्ट की जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है या जो डिज़ाइन है वो हमारे मंत्री जी लोगों ने जेवर एयरपोर्ट को दिखा के ट्वीट कर दिया, बढ़िया, कि इतना बढ़िया बनने जा रहा है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसी तरह का भी हाल के दिनों में, अगर आपको याद हो, बुंदेलखंड में एक बांध उन्होंने बताया था कि उसका उद्घाटन, वो कहीं कोई साउथ का, दक्षिण भारत का कोई बांध था, उसकी तस्वीर लगा दी थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक वेस्ट बंगाल का एक कोई हाईवे की बात थी, पुल की बात थी, उन्होंने वेस्ट बंगाल की लगा दी थी। आपको अगर याद हो, सालों पहले छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी के एक मंत्री जी थे, उन्होंने वियतनामी का एक कोई ब्रिज ला के छत्तीसगढ़ का ब्रिज बना दिया था। मेरा कहना यह है कि इसको करके आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और मतलब सरकार के मंत्री अगर ये काम करने लगे तो कुछ अजीब सी, मतलब फिर ये लगता है कि अपना स्तर क्या है, कहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अंत में एक बार फिर से, जब ये सब, चाहे तस्वीर लंदन की लगाई है, चाहे चीन की लगाई है, चाहे अमेरिका की लगाई है, लोगों को बार बार एक आशंका रहती है कि देना तो वो अडानी को ही लीज पे है चलाने के लिए, वहीं पे भी लगाई है। अब दूसरी बात, ये जो नीति आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा की है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई अभी कल। उस रिपोर्ट में उसने जो देश में गरीब है उनकी बात की है। उससे पहले एक रिपोर्ट और आई थी, करीब एक 10-15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो दुनिया की तरफ से रिपोर्ट थी, जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 116 देशों में 101वां स्थान है। मतलब हम लोग भूख के उसमें 101वें नंबर पे हैं। नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट बनाई, उसने कहा कि द फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI की रिपोर्ट, अब उसका नाम बड़ा बड़ा दे दिया गया है। अब क्या है ये? नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार जी ने बताया कि MPI एक इंपॉर्टेंट टूल बनेगा और इससे कोई भी, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ये जितने गरीब लोग हैं सबको हम लोग साथ लेके उत्थान करेंगे। पिछले 75 साल से हम लोग उत्थान कर रहे हैं। खैर, अच्छा, फिर इन्होंने बताया कि ये दिस इज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS बोलते हैं, और इसका रेफरेंस पीरियड 2015-2016 का डेटा है। ठीक बात है। फिर उन्होंने बताया कि
इसके जो की फैक्टर हैं जिसकी बेसिस पे ये की जा रही है, 12 की फैक्टर हैं, उसके कंपोनेंट हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इत्यादि इत्यादि, वो एक डिटेल है उसमें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो गरीबी है ये क्रूशियल है, उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं ये सब, एक बात अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि 2020 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने आइडेंटिफाई किया था कि 29 ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, उसी के बेसिस पे सब बना है। और जो सबसे अच्छी बात कही वो जरा सुन लीजिए, मतलब आपको लगेगा क्या, आपको लगेगा गरीबी भी कितनी मतलब वो है, अंग्रेजी में सब लिखा गया है। द रिपोर्ट सेड the national MPI, an aggregate measure which defines poverty in simple terms as the deprivation in crucial and basic parameters of health, education and living standard, is a significant departure from the way poverty has been understood and conceptualized historically. ये सब हिस्टोरिकली जैसे आप गरीबी को आपने कंसेप्चुलाइज किया था, वो सब की जगह एक रेवोल्यूशनरी अब गरीबी आपके पास आएगी। लब्बो लुआब ये है कि आपको जो मोटी बात बता दूं कि देश के जो सबसे खराब 5 स्टेट हैं नीचे से, जिसको बोलते हैं ना कि नीचे से, उस पे सबसे नीचे की पायदान पे है बिहार। बिहार में कुल पॉपुलेशन का 51.91 करीब 52% लोग गरीब हैं उनकी नीति आयोग के अनुसार, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। झारखंड में 42.16% लोग, यूपी में 37.79% लोग, एमपी में 36.65% लोग और मेघालय में कुछ 32.67% लोग। नीचे से 5। ऊपर की जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं, केरल में 0.71% लोग गरीब हैं, 0.71, एक भी पूरा नहीं। गोवा में 3.6, सिक्किम में 3.82, तमिलनाडु में 4.89, पंजाब में 5.59। अब इससे दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं जो वर्स्ट हैं। वर्स्ट 5 स्टेट में 4 स्टेट डबल इंजन की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार स्टेट में भी और सेंटर में तो बीजेपी की है ही, वो है। केवल एक झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। बेस्ट में 5 में से एक गोवा, और गोवा में भी कैसे बीजेपी ने सरकार बनाई थी आपको पता है, केवल एक जगह डबल इंजन की सरकार। क्या प्रूफ कर रहा है कि बीजेपी प्रगति के पथ पे चल रही है, आपको लगता है? और इसमें ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बार बार सब जगह होता है ना, डबल इंजन कर दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज और जान लीजिए, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं वो बाय एंड लार्ज चारों तरफ हैं। केरल बिल्कुल दक्षिण, गोवा पश्चिम, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक कॉर्नर, तमिलनाडु दक्षिण, पंजाब उत्तर, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ऐसा नहीं है कि ये जैसे होता था ना केवल इस तरह की स्टेट, सब जगह है। लेकिन ये वही स्टेट हैं जहां पे हमारे भाजपा के शुभ पैर नहीं पड़े हैं, वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। 23 करोड़ की जनता है यहाँ पे। बार बार वहाँ पे किया जा रहा है कि कितना तेज विकास है, प्रधानमंत्री से आगे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन विकास किनके लिए है? विकास क्या उन करीब 38% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका है विकास? आप एक चीज़ बताइए, 23 करोड़ की आबादी में आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात बना के और ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। 23 करोड़ की जनता में 10,000 करोड़ रुपया लगा के उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरी से क्या होगा? आप उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में आप कितने 1 घंटे 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश को आज वो जो करीब 8.5 पौने 9 करोड़ 8 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आपके दावे के, आपके आंकड़े के हिसाब से हैं, अगर 23 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, उनको पहले कम से कम गरीबी रेखा से ऊपर लाने का आपका पहला ध्यान होना चाहिए। वो बुलेट ट्रेन से और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं आएंगे। आप उनको हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान पे वोट ना मांगिए, आप उनको एक कॉन्क्रीट प्रपोजल दीजिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। अब अंतिम बात, ये जो मी लॉर्ड हैं वो ईमानदारी से अपने ही एक मी लॉर्ड का ट्रायल करेंगे। एक एस.एन. शुक्ला साहब, मैं उनको जस्टिस नहीं बोलता हूँ, वो रिटायर भी हो गए हैं तो इसलिए कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है। उनको
अभी सीबीआई ने परमिशन मांगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस साल की शुरुआत में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आज पेपर में छपा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी। किस चीज़ की परमिशन? उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाने की। क्या मुकदमा? धोखाधड़ी और बेईमानी और भ्रष्टाचार का मुकदमा। ये हैं जस्टिस एस.एन. शुक्ला साहब। 2 मिनट में मैं आपको इनका किस्सा बता दूं। 2017-18 के एकेडमिक सेशन में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसके ऊपर एडमिशन की रोक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी थी, उसमें जैसा कहा जा रहा है कि जस्टिस एस.एन. शुक्ला ने वहां पे एक निर्णय देके वहां पे एडमिशन करवा दिए। उनके साथ एक और जज साहब थे, वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं नाम क्या लूं, क्योंकि उन जज साहब, वो जज साहब थे, वो उत्तर प्रदेश बेंच में जज थे, फिर उड़ीसा में जज थे, वो कई जगह जज रहे। उन्होंने एक कहीं से जाके एक वो ले लिया, स्टे ले लिया है कि मेरा नाम बार बार आता है। अच्छा, काम करोगे चोरी का, काम करोगे भ्रष्टाचार का और नाम ना आए तो मेरा नाम मीडिया ना लिया करे, तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। तो उनका नाम नहीं, आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा अगर ढूंढ पाइएगा तो। इन सब की कंप्लेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2017 में हुई कि ये क्या क्या घपला हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इन हाउस कमेटी बनाई, जिसमें दो चीफ जस्टिस रखे उन्होंने स्टेट के, 3 लोगों की कमेटी थी। और उन्होंने अपना जब इस पे जांच की तो उन्होंने पाया कि ये वो हैं, और उन्होंने क्या लिखा ये जरा आप सुन लीजिए। उस इंक्वायरी कमेटी ने लिखा, द इंक्वायरी कमिटी हैड फाउंड द जस्टिस शुक्ला हैड disgraced the values of judicial life, acted in a manner unbecoming of a judge, lowered the majesty, dignity and credibility of his office। ये सिटिंग जज के बारे में लिखा जा रहा है, एस.एन. शुक्ला साहब के बारे में। तो ये सब जब लिख दिया गया तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने 2 फरवरी 2018 को प्रेसिडेंट को उनको हटाने, रिमूवल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपॉइंटी होते हैं, के लिए लिखा, पत्र लिखा कि आप इनको हटाइए। वो नहीं हटाए गए। जून 2019 में उस जो दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे गोगोई साहब, उन्होंने फिर प्रेसिडेंट को लिखा कि साहब इनको हटाइए, वो नहीं हटाए गए। जो हमारे सीजेआई दीपक मिश्रा जी थे, जब 2018 में इन्होंने ये लिख दिया तो उन्होंने पहले इनसे कहा कि आप इसमें रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप भाई चीफ जस्टिस। इन्होंने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा, जस्टिस शुक्ला ने। तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, अगर आम भाषा में समझिए, उनसे कहा कि इनको कोई जुडिशियल वर्क मत दीजिए, कोई जुडिशियल मतलब कोई काम मत दीजिए, इनसे सारे काम ले लिए गए, इनको कोई जुडिशियल काम नहीं दिया गया। और ये 17 जुलाई 2020 में अगले 2-2.5 साल ये बैठे रहे बिना काम के, तनख्वाह पूरी लेते रहे, सारी प्रिविलेजेस लेते रहे, हमारे आपके पैसे पे ये रोज जाके वहाँ दफ्तर में बैठ के और बिना किसी काम के वापस आते रहे, लेकिन इनके ऊपर इनको हटाया नहीं गया। अब इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये आंसर बहुत साफ है, लेकिन वो आंसर आज के उसमें नाम लेने में दिक्कत है। क्योंकि ये फाइल पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? जब फाइल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फरवरी 2018 में कह रहा है कि इनको हटाया जाए, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। एक बड़े पद, क्योंकि अगर ठीक से जांच हो जाए ना, तो बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति, उनके घर, ये जो शुक्ला जी थे, घर में सत्संग भजन बहुत करते थे, एक बड़े भारी राम कथा कहने वाले हैं। उस राम कथा को सुनने एक बड़े पद पे बैठा हुआ देश का व्यक्ति उनके एस.एन. शुक्ला के घर इस कंप्लेन को आने से पहले जाके सुनाया था। अगर जांच होगी तो उसका भी पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति था और कौन वो राम कथा सुनाने वाले थे। ये लोग राम कथा सुनते हैं, ये राम कथा ऐसा लगता है राम कथा में रावण प्रसंग ही ज़्यादा सुनते होंगे, क्योंकि राम कथा अगर कोई सुने तो वो तो ऐसा काम करेगा नहीं। लेकिन चलिए, राम कथा सुनने वाले जस्टिस शुक्ला ने ये किया। दूसरा, जब जस्टिस शुक्ला बिना काम के 2-2.5 साल निकाल दिए, तो क्या हमको आप ये उम्मीद है कि इनकी जांच एक समयबद्ध पीरियड में होगी, इन टाइम बाउंड फैशन, और क्या निष्पक्ष होगी? ये देख आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए
डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।